अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। और आखिरकार दुनिया का सबसे मशहूर ठग और बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज जेल से रिहा हो ही गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। चार्ल्स शोभराज को काठमांडू की जेल में 2004 में भेजा गया था। इसे 20 साल की सजा हुई थी। चार्ल्स ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और 2006 से काठमांडू की सुप्रीम कोर्ट में चार्ल्स शोभराज की अपील पर सुनवाई चल रही थी। रिहा होने के बाद उसे कतर एयरवेज की फ्लाइट से फ्रांस भेज दिया गया है। शोभराज के पास फ्रांस की ही नागरिकता है। इसके अलावा उसके जिंदगी भर नेपाल आने पर पाबंदी लगा दी गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है चार्ल्स शोभराज। चार्ल्स शोभराज का जन्म जापानी कब्जे वाले साइगोन में 1944 को हुआ था। 78 साल के इस चालाक और तेज तर्रार इंसान के पिता भारतीय थे और इसकी मां एक वियतनामी लड़की थी। शोभराज के पिता की मौत के बाद इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इसके चलते मां इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाई और ये बिगड़ता चला गया। इसने पेरिस की सड़कों से गाड़ियां चुरानी शुरू कर दी। 1963 में शोभराज को चोरी के मामले में पोइसी जेल भेज दिया गया। शोभराज की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो हर किसी को अपना दोस्त बना लेता था। उसने वहां के जेल कर्मियों को अपना दोस्त बना लिया, जिससे उसे जेल में काफ़ी सहूलियतें मिलनी शुरू हो गईं। जेल से रिहाई के बाद वो जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। वो कई बार पकड़ा गया और जेल भी गया, मगर पुलिस की पूछताछ में वो कभी पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं देता था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे शातिर इंसान और दुनिया को फालतू समझता था। उसने खूब पैसा कमाया। शोभराज पहचान छिपाने और भेष बदलने में माहिर था। वो विदेशी टूरिस्टों और लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। वो पहले उनसे दोस्ती करता और फिर उन्हें ड्रग्स देकर उन्हें सुनसान इलाकों में ले जाता और फिर उनकी हत्या करके उनका पासपोर्ट और पैसा लूट लेता था। उन्हीं फर्जी पासपोर्टों पर वो दुनिया भर की यात्राएं करता था। शोभराज 2003 से नेपाल की जेल में 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या और फर्जी पासपोर्ट के आरोप में बंद रहा। शोभराज पर 1972 से 1982 के बीच भारत, थाईलैंड, नेपाल, तुर्की और ईरान में 20 से भी ज्यादा हत्याओं के आरोप लगे। पहली बार शोभराज भारत में 1971 में पकड़ा गया और दूसरी बार 1975 में। 1975 में पकड़े जाने के बाद उसे 12 साल की सजा हुई, मगर वो 1986 में ही तिहाड़ जेल से भाग गया। तीसरी बार इसे गोवा से पकड़ा गया। सितंबर 2003 में शोभराज काठमांडू चला गया। यहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तभी से वो जेल में बंद था। अब उसे नेपाल के नियमों के आधार पर जेल से छोड़ दिया गया है, क्योंकि नेपाल का ये नियम है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अनुसार 65 साल की उम्र से ज्यादा पार करने वाले ऐसे कैदी जिनका व्यवहार जेल में अच्छा रहा हो, उन्हें छोड़ा जा सकता है। और शोभराज के वकीलों ने इसी नियम के आधार पर शोभराज को रिहा करवा लिया। शोभराज ने फ्रांस, भारत और नेपाल की जेलों में कई सालों की सजा काटी है। शोभराज को रिहा कर लिया गया। शोभराज अकेला ऐसा अपराधी है जिसकी चर्चाएं सड़क से लेकर सिनेमा तक होती हैं। शोभराज के ऊपर कई फिल्में बनी और कई किताबें लिखी गई हैं। शोभराज को जुर्म की दुनिया में बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। 1970 में शोभराज ने 24 लोगों की हत्याएं की, जिनमें ज्यादातर फॉरेनर महिलाएं शामिल थीं। नेपाल में सजा काटने के दौरान चार्ल्स को नेपाली लड़की निहिता विश्वास से प्यार हो गया। बताया जाता है कि जेल में ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त निहिता की उम्र सिर्फ 20 साल थी और चार्ल्स शोभराज की उम्र 64 साल हो चुकी थी। सलमान खान के मशहूर शो बिग बॉस 5 में भी निहिता विश्वास दिखाई दे चुकी हैं। बताया जाता है कि निहिता विश्वास जेल में किसी से मिलने गई थी, जहां उसने चार्ल्स शोभराज को देखा और उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो गई, जिसके बाद उसने शोभराज से जेल में ही मिलना जुलना शुरू कर दिया। बिग बॉस 5 में निहिता विश्वास का झगड़ा श्रद्धा शर्मा के साथ हुआ था, क्योंकि श्रद्धा शर्मा ने निहिता और शोभराज की सेक्स लाइफ के बारे में उससे पूछ लिया था। बिग बॉस से बाहर आने के बाद निहिता ने मीडिया से कहा था कि उसे बिग बॉस में आने का कोई शौक नहीं था, वो तो शोभराज के कहने पर ही इस शो में आई थी। चार्ल्स शोभराज आखिरकार जेल से रिहा हो ही गया और अब उसे फ्रांस भेज दिया गया है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि रस्सी चल गई मगर बल नहीं गए, और यही कहावत यहां पर शोभराज पर सटीक बैठ गई। नेपाल के तिरुभुवन एयरपोर्ट से कतर एयरवेज के विमान में बैठते वक्त उसने वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि नेपाल में उसके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, वो नेपाल पर मानहानि का केस करेगा।
शोभराज ने अधिकारियों से कहा कि उसने लिखित में कहा था कि उसे मीडिया और पत्रकारों से दूर रखा जाए। उसके बाद भी उसे पत्रकारों ने घेर लिया, जिससे उसकी प्राइवेसी खत्म हुई है। वो नेपाल को किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उसने ये भी कहा कि उससे बिना इजाज़त लिए उसके ऊपर जो फिल्में बनी हैं और जो किताबें लिखी गई हैं वो उन सबको कटघरे में खड़ा करेगा। वो किसी भी हाल में इनको बख्शेगा नहीं। तो ये थी शोभराज की ज़िंदगी की एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको शोभराज की ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।